गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मतलब नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। आवर्त सारणी और गुणों में आवर्तिता। आवर्त सारणी व गुणों में आवर्तिता। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे हर बार क्वेश्चन आते रहते हैं, चाहे जेट का एग्जाम हो चाहे सीयूईटी का। तो ये चैप्टर शुरू करते हैं। इसमें पहले बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, तत्वों का वर्गीकरण। यानी तत्वों के अध्ययन हेतु उन्हें विभिन्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, जिन्हें आवर्त सारणी के रूप में जाना जाता है। तो पहला वर्गीकरण है प्राउस्ट का वर्गीकरण। प्राउस्ट का वर्गीकरण जो किस पर आधारित था? परमाणु भार पर, एटॉमिक वेट। परमाणु भार पर आधारित। ये क्या कहता है प्राउस्ट कि तत्वों का निर्माण हाइड्रोजन के संयोग से होता है। इनके अनुसार तत्वों का निर्माण, इनके अनुसार तत्वों का निर्माण हाइड्रोजन के संयोग से होता है। इसमें देखें तो तत्वों का परमाणु भार होता है। तत्वों का परमाणु भार एन जो पूर्णांक संख्या है किसी एलिमेंट का परमाणु भार, एन या पूर्णांक संख्या को दर्शाता है, इनटू हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट। हाइड्रोजन का परमाणु भार एन पूर्णांक संख्या, तत्वों का परमाणु भार। ये क्या है? प्राउस्ट का वर्गीकरण जो हाइड्रोजन के संयोग से होता है। लेकिन प्राउस्ट के वर्गीकरण की असफलता का क्या कारण है कि ये क्लोरीन के परमाणु भार को नहीं समझा पाया। क्लोरीन के एटॉमिक वेट को नहीं समझा पाया। तो ये नियम क्या रहा? असफल रहा, ये भी फेल हो गया। फिर प्राउस्ट के बाद आया डोबे राइनर। डोबे राइनर का वर्गीकरण, जिसने क्या दिया? त्रिक नियम। डोबे राइनर का त्रिक नियम। ये भी किस पे आधारित था? परमाणु भार पे आधारित। परमाणु भार पे आधारित था। ये त्रिक नियम क्या है? ये तीन तत्वों का समूह है जिन्हें बाद में त्रिक कहा गया। जैसे लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। इस प्रकार तीन तत्वों का समूह था जिसे बाद में त्रिक कहा गया। और त्रिक नियम क्या कहता है कि प्रथम व तीसरे तत्वों के समूह के परमाणु भारों के योग का जो औसत होता है वो मध्य के तत्व के समान होता है। पहले व तीसरे तत्वों के परमाणु भारों के
के योग का औसत, मध्य के तत्व के, तो मध्य में एलिमेंट पाया जाता है, के परमाणु भार एटॉमिक वेट के बराबर होता है, के बराबर होता है। जैसे लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, तो पहले और तीसरे तत्व का परमाणु भार लिथियम का कितना हो जाएगा 7, सोडियम का 23 और पोटेशियम का 39। तो प्रथम और तीसरे तत्व के परमाणु भारों का योग 7 + 39 के योग का औसत अपॉन 2 कितना हो जाएगा 46/2। तो कितना आंसर आएगा 23। पहले व दूसरे तत्व के परमाणु भारों के योग का औसत 23 है और मध्य के तत्व का औसत के परमाणु भारों का योग क्या होता है बराबर होता है। यही क्या डुबराइनर का त्रिक नियम। फिर उसके बाद आया न्यूलैंड जिसने अष्टक नियम दिया, इसको नोट कर लीजिए। फिर अगला वर्गीकरण की बात करते हैं कि न्यूलैंड का अष्टक नियम। तो न्यूलैंड का अष्टक नियम था वो भी परमाणु भार पर आधारित था। न्यूलैंड का अष्टक नियम जो किस पर आधारित था परमाणु भार पर। परमाणु भार पर आधारित था। ये अष्टक नियम क्या कहता है न्यूलैंड का अष्टक नियम, जैसे नाम से स्पष्ट है, अष्टक मतलब 8 तत्वों का समूह। इसके अनुसार 8 तत्वों के समूह बनाए गए। समूह बनाए गए तथा बाद में इन्हें परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया। किस पर आधारित था परमाणु भार पर आधारित था। तो परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया। परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया तथा बताया गया कि क्या बताया गया कि पहला तत्व 8वें तत्व से इस प्रकार समानता दर्शाता है तथा बताया गया कि पहला तत्व 8वें तत्व से इस प्रकार समानता दर्शाता है जिस प्रकार क्या संगीत के जो 7 स्वर होते हैं सा रे गा मा पा ध नि सा। संगीत के जो 7 स्वर उसमें पहला स्वर 8वें स्वर के समान होता है, सा और सा।
संगीत का 8वां स्वर पहले स्वर के समान होता है। जैसे 7 स्वर कौन कौन से हैं? सा, रे, गा, मा, पा, ध, नी, सा। 1 2 3 4 5 6 7। जो संगीत का 8वां अक्षर है वो पहले अक्षर के समान होगा, तो इसके नीचे लिख दिया। तो वैसे ही अर्थात तो एलिमेंट्स होते हैं, जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन और सोडियम। तो लिथियम सोडियम के समान गुण प्रदर्शित करता है, इसलिए इन्हें एक ही वर्ग में रखा गया। लेकिन ये नियम भी असफल रहा। क्यों? असफलता का क्या कारण है? कि उस समय अक्रिय गैसों की खोज नहीं हुई थी, अतः अक्रिय गैसों की खोज के कारण यह भी असफल रहा। अक्रिय गैसों की खोज के कारण। अक्रिय गैसों को और क्या कहा जाता है? निष्क्रिय गैसें या नोबेल गैसें। जो कौन कौन सी होती है? हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेटॉन। इन्हें शून्य वर्ग के एलिमेंट भी कहा जाता है, अक्रिय गैसें, जिसके कारण यह भी नियम असफल रहा। ये जो न्यूलैंड का वर्गीकरण था यह भी असफल रहा। तो इस प्रकार एक के बाद एक वैज्ञानिक आते गए, नियम देते गए और वो असफल होते गए। ये जो अभी सभी नियम बताए वो किस पे आधारित थे? परमाणु भार पर आधारित थे। फिर अगले वर्गीकरण की बात करते हैं कि लोथर मेयर का वर्गीकरण। लोथर मेयर का वर्गीकरण यह भी किस पर आधारित था? यह भी परमाणु भार पर आधारित था। परमाणु भार पर आधारित। लोथर मेयर ने तत्वों के वर्गीकरण को समझाने के लिए एक वक्र दिया गया, जिसे क्या कहा है? जिसे लोथर मेयर वक्र कहा गया। लोथर मेयर वक्र क्या था? कि जो तत्वों के परमाणु भार होते हैं वे तत्वों के परमाणु भार वे उनके गुणों पर आधारित था। गुण कौन कौन से? जैसे आयतन, गलनांक व पतनांक। पर आधारित है। तो लोथर मेयर वक्र क्या था उसकी बात करते हैं।
तो ये ध्यान रखना कि परमाणु भार और उनके गुणों पर आधारित है। तो पहले परमाणु भार ले लेते हैं और उनके गुण आयतन पर आधारित है। तो ये इसने वर्गीकरण दिया था जिसमें इसने शीर्ष भाग पर सारी धातुओं को रखा गया, सारी धातुओं को, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम। और आरोही क्रम में और अवरोही क्रम में। आरोही क्रम जो बढ़ता हुआ क्रम है, अवरोही घटता हुआ क्रम। तो इसने अवरोही क्रम में किसको रखा? सारी मृदा धातुओं को। तो कौन कौन सी है? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। और अवरोही क्रम में किसको रखा? हेलोजन को, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन और एस्टेटाइन At, इनको आरोही क्रम में रखा गया। ठीक है, तो इस प्रकार हम यहाँ लिख सकते हैं, शीर्ष भाग पर किसे रखा गया? सारी धातु को, सारी धातु। और आरोही क्रम में आरोही क्रम में किसे रखा गया? हेलोजन को। और अवरोही क्रम जिसमें सारी मृदा धातु। सारी मृदा धातुओं को रखा गया। लेकिन यह नियम भी असफल रहा। क्यों? इसकी असफलता का क्या कारण है? कि इस वक्र के कारण शीर्ष, आरोही, अवरोही क्रम और गर्त, इनके कारण ये असफल रहा। इसे बोल सकते हैं जटिलता के कारण। अधिक जटिलता के कारण यह भी असफल रहा, अर्थात इन्हें आसानी से याद नहीं किया जा सकता। तो यह भी असफल रहा। फिर आगे बात करते हैं मेंडेलीव के वर्गीकरण की। प्राउस्ट का नियम हो गया, डूबे-राइनर का, यूलेन का अष्टक नियम, रोथर-मेयर का। और बात करेंगे मेंडेलीव कि मेंडेलीव ने तत्वों का वर्गीकरण किस प्रकार किया। जो मेंडेलीव की आवर्त सारणी थी वो मॉडिफाइड थी, अर्थात उसे आधुनिक मेंडेलीव आवर्त सारणी भी कह सकते हैं। मेंडेलीव का वर्गीकरण जो किस पे आधारित था? यह भी परमाणु भार पर आधारित था। कि मेंडेलीव क्या कहता है तत्वों के बारे में? मेंडेलीव ने तत्वों के लिए आवर्ती नियम दिया। आवर्ती नियम दिया। कि आवर्ती नियम क्या है? तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण।
जो तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण होते हैं वो परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। आवर्ती फलन अर्थात तत्वों के गुणों में आने वाले क्रमिक परिवर्तन को ही आवर्ती फलन कहते हैं। तो तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण, तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। आवर्ती फलन होते हैं। आवर्ती फलन क्या होता है? ये तो गया आवर्ती नियम। ये आवर्ती फलन क्या होता है इसकी बात करते हैं। आवर्ती फलन जो तत्वों के गुण होते हैं जो उनमें क्रमिक परिवर्तन होता है, तत्वों के गुणों में आने वाले क्रमिक परिवर्तन को आने वाले क्रमिक परिवर्तन को कोई आवर्ती फलन कहते हैं। तो ये आवर्ती नियम दिया मेंडेलीव ने जो परमाणु भार पर आधारित था। और मेंडेलीव ने बताया कि सात से 30 पंक्तियां होती है। कितनी? 7, जिन्हें आवर्त कहा गया। सात से 30 पंक्तियां। सीधी सीधी देखा जाए तो आवर्त 7 है और वर्ग 9, जिन्हें मेंडेलीव ने ए बी उपवर्गों में बांटा। तो 37 स्तंभ और ऊर्ध्वाधर पंक्तियां, तो ऊपर कितना हो गए? 9 वर्ग और 18 उपवर्ग। तो इस प्रकार मेंडेलीव के वर्गीकरण को समझ सकते हैं, जिसमें यह ध्यान रखना आवर्ती नियम कि तत्वों के गुणों में कौन से गुण है, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणों में के परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है। जो ऊर्ध्वाधर स्तंभ है उन्हें तो वर्ग कहा गया और कुल वर्गों की संख्या 9 की गई। वो वर्गों को 2 उपवर्गों में बांटा गया, ए उपवर्ग और बी उपवर्ग। जैसे आवर्ती नियम सीधे सीधे देख लो, तत्वों के गुण कौन कौन से हैं? भौतिक और रासायनिक, फिजिकल एंड केमिकल। तत्वों के गुण भौतिक और रासायनिक, तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण, एटॉमिक वेट, परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। तत्वों के गुण कौन कौन से हैं? भौतिक और रासायनिक, परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। वही क्या है? आवर्ती नियम। तो इसके कमियों के आगे बात करते हैं कि मेंडेलीव की आवर्त सफल क्यों नहीं, ये असफल क्यों हो गई। पहली बात, ये हाइड्रोजन की स्थिति की व्याख्या नहीं कर पाया। तो इसकी कमियों की बात कर लेते हैं। ये जो आवर्त सारणी इन्होंने दी वो असफल रही। क्यों असफल रही? क्योंकि हाइड्रोजन की व्याख्या नहीं कर पाया। दूसरा, अपने आवर्त सारणी में समस्थानिकों को स्थान नहीं दे पाया। समस्थानिक कौन से थे जिन्होंने हमने बात की थी?
इसकी बहुत सारी कमियां थी। पहली कि हाइड्रोजन की व्याख्या नहीं कर सका, नहीं कर सका कि परमाणु में अपने हाइड्रोजन को स्थान नहीं दे पाया, हाइड्रोजन की व्याख्या नहीं कर सका। हाइड्रोजन की व्याख्या अर्थात हाइड्रोजन की स्थिति, मतलब हाइड्रोजन को स्थान नहीं मिला अवसान में कि कहाँ रखा जाए, तो ये भी बोल सकते हैं हाइड्रोजन की स्थिति की व्याख्या नहीं कर सका। दूसरी कमी क्या थी कि अपने अवसान में समस्थानिकों को स्थान नहीं दे पाया। अवसान में समस्थानिकों को स्थान नहीं दे पाया, तो ये भी अवसान नीति जो मेंडेलेव की वो भी ऐसे बन रही। क्यों? हाइड्रोजन की स्थिति की व्याख्या नहीं कर पाया, समस्थानिकों को स्थान नहीं दे पाया। और एक ही बहुत इंपॉर्टेंट बात है, भिन्न गुणों के होते हुए भी तो तत्व है भिन्न गुणों के उन्हें एक ही वर्ग में रखा गया, अर्थात एक ही वर्ग में भिन्न गुणों के तत्वों को रखा गया। जैसे कॉपर, Ag बोले तो सिल्वर और Au बोले तो गोल्ड। तो एक ही वर्ग में होते हुए भी भिन्न गुण प्रदर्शित करते हैं, अर्थात भिन्न गुणों के तत्वों को एक ही वर्ग में रखा गया। और इसने आवर्त सारणी को परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में रखा, लेकिन कमी क्या थी? कुछ तत्वों को परमाणु भारों को बढ़ते हुए क्रम में नहीं रखा, कि कुछ तत्वों को तो इसने क्या बात कही थी मेंडेलीव ने, ये ध्यान रखो। पहले मैंने बताई थी कि जो तत्व होते हैं आवर्त सारणी में परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया, लेकिन कमी क्या रह गई कि कुछ तत्व थे उसको बढ़ते हुए क्रम में नहीं रख पाया, इसलिए ये भी नियम लागू नहीं होता, मतलब ये नियम असफल रहा कि कुछ तत्वों के परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में नहीं रख पाया या नहीं रखा। जैसे कोबाल्ट और निकल कितने नंबर पर आता है? 27 और निकल 28। तो इसका एटॉमिक वेट देखें तो कितना है? 58.9। और निकल का इस नियम के अनुसार तो क्या होना चाहिए? 58.9 से ज्यादा, लेकिन इसका एटॉमिक वेट कितना है? 58.7। तो ये बढ़ते हुए क्रम में नहीं है, तो इस कारण ये भी असफल रहा। असफलता के निम्न कारण है, पहले हाइड्रोजन की व्याख्या नहीं कर पाया, समस्थानिकों को स्थान नहीं दिया और परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में नहीं रख पाया। और लास्ट में जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट है कौन कौन से? लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड को आवर्त सारणी में स्थान नहीं दे सका। लैंथेनॉइड व एक्टिनॉइड को आवर्त सारणी में स्थान नहीं दे सका।
कौन कौन सी? लैंथेनॉइड श्रेणी और एक्टिनॉइड श्रेणी, जिनको आवर्त सारणी में स्थान नहीं दे सका। तो इन कमियों के कारण ये भी मेंडेलीव असफल रहा। इस प्रकार हम तत्वों के वर्गीकरण की बात करते हैं, जिसमें जो भी नियम दिए, जो भी वर्गीकरण थे, 5 वर्गीकरण, सब परमाणु भार पर आधारित थे। और आगे हम कल बात करेंगे कि जो आधुनिक वर्गीकरण किसने दिया था। दिया तो इसने भी, लेकिन इसने मॉडिफाइड किया था। लेकिन आधुनिक वर्गीकरण वो कल बात करेंगे। इसी के साथ हम आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद, और इनको साथ ही साथ नोट करते हुए चलना, ठीक है। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। और अगली क्लास में मिलने से पहले बात कर दो कि आवर्त सारणी को पढ़ के आना, याद होनी चाहिए कितने नंबर पे हैं, उनका परमाणु क्रमांक कितना है, ठीक है। धन्यवाद।